क्लास 9th आपका चैप्टर रशियन रिवॉल्यूशन। पहले मैं इसमें आपको दो ग्रुप्स के बारे में बताऊं। एक का नाम था बोल्शेविक और एक का नाम था मेंशेविक। बोल्शेविक और मेंशेविक जो हैं वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी से थे, जो कि वर्कर्स की पार्टी थी। तो बोल्शेविक जो थे वो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो लेनिन के द्वारा बनाई गई थी और जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित थी, तो उस पार्टी के फॉलोअर्स थे। और मेंशेविक जो थे एक माइनॉरिटी ग्रुप था इसी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का। इस पार्टी को फॉर्म किया गया था 1898 में। और ये जो मेंशेविक्स थे वे चाहते थे कि जिस प्रकार से ब्रिटेन और फ्रांस में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, उसी प्रकार का मॉडल जो है वो रसिया में भी लाया जाए, ऐसी इनकी विचारधारा थी। तो ये एक ही पार्टी के फॉलोअर्स थे, एक मेजॉरिटी ग्रुप थे और दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप थे। तो इस प्रकार से बोल्शेविक और मेंशेविक जो थे ये थे। उसके बाद आता है चैप्टर में कि जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था उसमें वहाँ के प्राइम मिनिस्टर करेंस्की और जो वहाँ की प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उनके बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स थे। उस कॉन्फ्लिक्ट्स को बाद में उसका बढ़ता हुआ और उग्र रूप जो था, उसने कई सारे परिवर्तन जो थे वो रशिया के अंदर किए, जिसके कारण कि वहाँ काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे गए, काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हुए आपस में। और उन डिस्प्यूट्स को बाद में यानी बढ़ता देखकर कंट्रोल करने के लिए कई बार फोर्स का इस्तेमाल भी किया गया। और यानी जो वहाँ प्रमुख शहरों का जो दृश्य होता था वो कभी कभी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि एक रेवोल्यूशन जो था वो यहाँ पर हो रहा था उसके कारण। तो फिर उसके बाद 1917 अक्टूबर में क्या होता है कि कुछ बड़े चेंजेस जो हैं वो रशिया में लागू किए जाते हैं। ये क्या चेंजेस हैं जिन्होंने रशिया को एक न्यू डायरेक्शन की तरफ मोड़ दिया? द बोल्शेविक नेशनलाइज द बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज इन नवंबर 1917। यानी कि जो बोल्शेविक ग्रुप था उन्होंने नवंबर 1917 में वहाँ के जो उद्योग थे और जो बैंक्स थे उनको नेशनलाइज्ड कर दिया, मीन्स कि उनको राष्ट्रीयकृत कर दिया, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। दे डिक्लेयर्ड लैंड। अब ये क्यों कर दिया? नेशनलाइज्ड करने का मतलब कि उन्हें नेशन के सुपुर्द कर दिया। अब मीन्स कि कोई भी बैंक और इंडस्ट्री यानी इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। बैंक्स बहुत अधिक इंटरेस्ट रेट, यानी किसी को अगर लोन प्रोवाइड कराएंगे तो उनके लिए एक अलग प्रावधान होगा, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे बैंक्स। और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था थी कि बहुत हार्श कंडीशंस में काम करना पड़ता था, जो कंजर्वेटिव लोग थे, सारा कुछ रिसोर्सेज देश के उन्हीं के हाथों में थे। और ये सारी चीज़ें जो थी जिसके कारण कि समाजवाद की विचारधारा आई, तो उसको उन्होंने क्या किया था कि नेशनलाइज्ड कर दिया था बैंक्स को और इंडस्ट्रीज़ को, जिससे कि कोई भी मनमानी नहीं कर पाएगा। तो दे डिक्लेयर्ड लैंड एज ए सोशल प्रॉपर्टी। अब उन्होंने क्या किया कि एक नया और चेंज किया था कि जो रशियन जो भूमि थी उसको एक सामाजिक संपत्ति के तौर पर घोषित कर दिया। एंड अलाउड पीजेंट टू सीज लैंड ऑफ नोबल्स। और उन्होंने क्या किया कि जो नोबल क्लास के लोग थे वहाँ पर, यानी कंजर्वेटिव्स थे, जो ज़्यादा अमीर लोग थे, उनकी ज़मीनों को वहाँ पर परिसीमित कर दिया, सीज़ कर दिया। और सीज़ करके क्या किया कि किसानों को अनुमति दी कि वे सामाजिक संपत्ति के तौर पर उन पर खेती करना प्रारंभ करें। द चर्च एंड द जार। और उसके बाद चर्च और जार जो थे, यानी वहाँ की चर्च, क्योंकि वहाँ के प्रोसीजर में चर्च का भी काफ़ी इंटरफेरेंस होता था, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा था कि वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, यानी कि वहाँ पर जो कैथोलिक्स जो लोग थे वो लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स थे। तो चर्च जो था वो भी वहाँ के जो दैनिक जीवन होता था उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते थे। और जो जार थे वहाँ के, उनकी भी जो पावर्स थी उनको काफ़ी लिमिट कर दिया। दे बैंड
ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। अब उन्होंने क्या किया कि जो एरिस्टोक्रेट्स या जो कंजर्वेटिव्स लोग थे, जिनको क्रांति से पूर्व टाइटल मिले हुए थे, यानी उनका अपना एक सामाजिक पद होता था, इनका एक ओहदा होता था, उसको बैंड कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। एंड बिग हाउसेस वर पार्टीशनड, और जो वहाँ बहुत बड़े बड़े, क्योंकि बहुत बड़ा देश था, भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, तो जो बहुत बड़े बड़े घर होते थे उनके भी क्या कर दिए, उनको पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन क्यों कर दिया कि अकॉर्डिंग टू द फैमिली नीड्स, यानी पारिवारिक ज़रूरतों के हिसाब से उनके बंटवारे कर दिए। न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइंड, और नई जो यूनिफॉर्म्स थी वहाँ पर वो डिज़ाइन की गई फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स, यानी आर्मी की और ऑफिशियल्स के लिए न्यू यूनिफॉर्म्स लागू की गई। ऑल्सो द सोवियत दैट वाज डिज़ाइंड, और ये जो डिज़ाइन थे ये सोवियत्स ने तैयार किए थे। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, और जो बोल्शेविक ग्रुप था बाद में वो एक नए नाम के साथ आता है, जिससे रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक के नाम से जाना गया। उसके बाद क्रिएशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन क्रिएट हुआ 1918 को, मार्च 1918 को। तो सोवियत यूनियन का क्रिएशन हुआ, और द बोल्शेविक एंटर्ड इनटू ए ट्रीटी विद जर्मनी एंड ब्रेस्ट लिटोव्स्क एंड एंडेड द वार विद जर्मनी। यानी मार्च 1918 में बोल्शेविक जो थे उन्होंने, क्योंकि जर्मनी के साथ इनका कुछ कनेक्शन था, तो क्या किया कि उस कनेक्शन का अंत किया इन्होंने, और उसके बाद एक ट्रीटी जो है इनके बीच में हुई। द बोल्शेविक बिकेम द वन पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स विच वॉज द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री एंड दे वॉन। और इसके बाद क्या हुआ कि जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने क्या किया कि वो एक ही पार्टी, यानी कि ओनली बोल्शेविक्स जो थे वे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इसके बाद ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच वॉज द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि एक पार्टी के तौर पर जिसमें कि सभी रशियंस ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस तौर पर क्या हुआ कि कांग्रेस जो पार्टी थी रशियंस की, वो संसद जीत कर पहुंची, और इस तरह से रशियन कांग्रेस जो थी उसका फॉर्मेशन वहाँ पर हुआ। कब हुआ था? 1918 में। तो इस तरह से 1918 में क्रिएशन ऑफ सोवियत यूनियन हुआ, और उसके बाद फिर क्या होता है कि बात यहीं पर थमती नहीं है, क्योंकि चेंजेस जो थे वो लगातार आ रहे थे। तो यहाँ क्या हुआ कि बहुत सारे परिवर्तन हुए। एक बार फिर से मेनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैलीड टू द पार्टी, यानी कि बहुत सारे यहाँ पर जो युवा लेखक थे, जो कलाकार थे, उन्होंने मिलकर एक रैली का आयोजन किया, और रैली का आयोजन करने के बाद क्या हुआ कि बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड चेंज, और उन्होंने क्या किया कि समाजवादी विचारधारा जो थी उसमें समाजवादी जो विचारधारा थी उसके तहत यहाँ पर जो परिवर्तन थे उनके बारे में उस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर उसके बारे में बात की। द सिविल वॉर। फिर क्या हुआ कि रशिया में एक सिविल वॉर होता है। सिविल वॉर क्या होता है? जिसे हम गृह युद्ध कहते हैं, और कम्युनिस्ट विचारधारा के आगमन के कारण इस सिविल वॉर का होना वहाँ पर तय हुआ। और ये सिविल वॉर जो थी वहाँ पर वो 1917 से लेकर और 1921 तक, यानी 4 इयर्स वहाँ पर चली, और उसके बाद फॉर्मली जो रशिया था वो 1922 में स्टैब्लिश हुआ, यानी औपचारिक तौर पर उसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1922 में हुआ, और 4 वर्ष तक जो गृह युद्ध था वो लगातार चलता रहा। तो इस तरह से 4 वर्ष तक गृह युद्ध चला, और फिर गृह युद्ध में क्या हुआ कि द डिसीजन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बाय बोल्शेविक कॉज्ड ब्रेकअप ऑफ आर्मी, यानी जो बोल्शेविक्स थे उनका निर्णय था कि जो वहाँ की भूमि है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, जिस बात को लेकर
वहाँ की जो आर्मी थी उसमें भी एक ब्रेकअप हुआ। क्लैशेस बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, और जो ऑटोक्रेटिक लोग थे वहाँ के उनके साथ कई क्लैशेस देखने को मिले, जिसमें कि सपोर्टर की भूमिका वहाँ की आर्मी के एक पार्ट ने भी निभाई। लिबरल्स एंड बोल्शेविक सोल्जर्स स्टार्टेड, और इस तरह का जो एक सपोर्ट था उसमें लिबरल्स जो थे वो भी वहाँ पर खुलकर आए, और कुछ बोल्शेविक सोल्जर्स जो थे जो उन्होंने भी इस घटना को सपोर्ट किया। और उसके बाद क्या होता है कि 1922 में रशिया जो है वो फॉर्मली इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इस तरह से जो सिविल वॉर था वो भी समाप्त हो जाता है। और उसके बाद वहाँ बहुत सारे जो आर्मी का फॉर्मेशन था उसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं। तो इस तरह से ये एक परिवर्तन था। और उसके बाद रशिया जो था उसे हिस्ट्री में यूएसएसआर यानी यूएसएसआर के नाम से जाना गया। कब जाना गया? 1922 से। और यूएसएसआर का मतलब क्या था? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या नाम था? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से उसे जाना गया। और सोवियत का मतलब क्या होता था? सोवियत मीन्स होता था, यूनियन का मतलब कई सारे देशों का एक समूह, क्योंकि रशिया और इसके 15, हमने स्टार्टिंग में ही जब ये टॉपिक शुरू किया था तब आपको बताया था कि यूनियन मीन्स एक मिला जुला स्वरूप। किसका? सोवियट्स का। सोवियट्स क्या था? सोवियत का मतलब होता था लॉ मेकिंग बॉडी। यूनियन का मतलब होता था कि यूनाइटेड, यानी कि रशिया प्लस 15 काउंटर पार्ट्स, यानी रशिया और उसके 15 भाग, उनका एक यूनियन। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एक रिपब्लिक कहलाया। और ये कब हुआ था? 1922 में। तो ये 1922 में हुआ। और इसमें जो था ये सिविल वार का एक परिणाम था, जो कि ये यूएसएसआर के तौर पर क्रिएट हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा 1922 की घटना, जो कि सिविल वार के बाद होती है, जिसमें कि रशिया एस्टैब्लिश हुआ। गृह युद्ध चला था 4 साल। और उसके बाद क्या होता है कि मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी, उसके बाद फिर जो समाजवादी विचारधारा थी उसे लेकर एक सोशलिस्ट सोसाइटी यहाँ पर फॉर्म्ड हुई। और जब फॉर्म्ड हुई तो क्या हुआ कि ड्यूरिंग द सिविल वार द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज। जो सबसे पहले जब सोशलिस्ट सोसाइटी का निर्माण यहाँ पर होता है तो बोल्शेविक्स का प्रयास था कि यहाँ के सभी उद्योगों और बैंकों को नेशनलाइज्ड कर दिया जाए, जैसा कि अक्टूबर के बाद जो चेंजेस आए थे, अक्टूबर क्रांति के बाद। तो क्या होता है कि दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द सीज लैंड टू शो कलेक्टिव वर्क, यानी अब वहाँ के किसानों को परमिशन दे दी जाती है कि वे क्या करें कि वहाँ की जो परिसीमित भूमि है उस पर खेती करें और सामूहिक रूप से अपने सामूहिक कार्य का प्रदर्शन करें। तो इस तरह से सोशलिस्ट सोसाइटी वहाँ पर फॉर्म होती है। उसके बाद है कि प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अब क्या था कि रशिया को, यानी जो यूएसएसआर नाम का एक नया जो कंसेप्ट आया था हमारे वर्ल्ड मैप पर, उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का प्रोसेस शुरू होता है कि एक ऐसा प्लान उसके लिए तैयार किया जाना चाहिए जो बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड प्लान हो, जैसे बिल्कुल ऐसे फोकस किया जाए कि जिसमें कि रशिया का जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से हो। तो ए प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, यानी इस प्रकार का एक प्रोसेस जो था रशिया में लाया गया। ऑफिशियल्स मेड 5-year प्लान्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमी। और क्या हुआ कि रशिया के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने एक पंचवर्षीय योजना, यानी 5 वर्ष के लिए वहाँ पर आर्थिक विकास की एक परियोजना तैयार की। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और क्या हुआ कि वहाँ की सरकार ने औद्योगिक प्रगति के लिए और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं जो थी उनको शुरू किया। और इस प्रकार से जो फर्स्ट 5-year प्लान था वहाँ की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए, उसकी शुरुआत 1927 से हुई और ये 1932 तक चला। एंड उसके बाद 1933 से लेकर और 1938 तक ये जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी
डेवलपमेंट की उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। तो इस तरह से ये इम्प्लीमेंट हुई और उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज। इस प्रकार से जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इम्प्लीमेंट की गई थी उससे औद्योगिक उत्पादन जो था वो वहाँ पर बढ़ने लगा। और इस प्रकार से क्या हुआ कि 1929 से लेकर और 1933 तक वहाँ पर 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील, यहाँ यानी कि जो खनिज तेल था, जो कोयला था और जो वहाँ पर स्टील अथॉरिटीज़ थी, उनके उत्पादन में 100% यानी 100% जो थी वो वृद्धि दर्ज की गई इस सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के बाद। उसके बाद क्या होता है कि स्टेटस ऑफ वर्कर्स की, वर्कर्स जो थे क्रांति के बाद इतनी सारी घटनाएं हो गई, फॉर्मली यूएसएसआर का स्टैब्लिश होना हुआ, गृह युद्ध समाप्त हो चुका था, तो जो स्टेटस ऑफ वर्कर्स था वो क्या हुआ कि रैपिड कंस्ट्रक्शन ब्रॉट पुअर वर्किंग कंडीशंस फॉर द वर्कर्स। क्या हुआ कि अब तेजी से वहाँ पर गरीब लोग जिन फैक्ट्रीज में काम करते थे उनकी दशाओं में तेजी से सुधार आने लगा। और सुधार होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर वर्कर्स डिड नॉट हैव इवन बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ टॉयलेट, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। यानी वो जिन फैक्ट्रीज में काम करते थे वहाँ पर उनके लिए टॉयलेट्स वगैरह की कोई बेसिक फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें नहीं थी। तो बाद में क्या हुआ कि तेज़ी से कंस्ट्रक्ट की गई सारी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ थी और उनकी शुरुआत की गई और उनको वर्कर्स के लिए एक चेंज के तौर पर उनकी लाइफ में इसे शामिल किया गया। उसके बाद क्या होता है कि कुछ अदर मेजर्स थे जो एडॉप्ट किए गए इम्प्रूवमेंट्स के तौर पर। वो क्या थे कि नंबर 1 था एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, यानी कि वहाँ पर बच्चों के लिए एक स्कूल प्रणाली जो थी उसको विकसित किया गया, यानी कि शिक्षा की जो दर थी उसे बढ़ाने के प्रयत्न किए गए। एंड अरेंजमेंट वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। और क्या किया गया कि जो वर्कर्स और जो किसान लोग थे जो कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से वंचित रह जाते थे, अब क्या हुआ कि उनके लिए भी इस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम को लाया गया, एक डेवलप एजुकेशन सिस्टम को लागू किया गया जिससे कि वो यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रवेश कर पाएँ और उच्च शिक्षा की तरफ उनका रुझान हो। नंबर 2 था कि क्रेचेस वर इस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज। जो क्रेचेस थी उनकी शुरुआत की गई फैक्ट्रीज में फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो 31% वुमेन फैक्ट्रीज में काम करती थी उनके छोटे बच्चों को वर्किंग आवर्स के समय वो क्रेचेस में छोड़ आती थी, तो जिससे कि उनको उनकी दिनचर्या जो है वो चलती रहती थी वहाँ पर। तो चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। और क्या हुआ कि बहुत ही सस्ता जो स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम था वो वहाँ लागू किया गया वर्कर्स के लिए। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर मेड फॉर वर्कर्स। और क्या हुआ कि वहाँ पर वर्कर्स के लिए पास यानी फैक्ट्रीज के पास ही कुछ क्वार्टर्स जो थे वो मॉडल के तौर पर उनके रहने के लिए भी वहाँ विकसित किए गए। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस, यानी इस सभी जो परिवर्तन वहाँ पर किए गए उसका प्रभाव क्या हुआ। इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन एज गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। यानी कि जो प्रभाव था सरकारी संसाधनों का वो वहाँ के वर्कर्स पर अनइवन था, यानी समान नहीं था, क्योंकि जो रिसोर्सेज थे गवर्नमेंट के पास वो बहुत ही लिमिटेड थे। मतलब ये कि उनका प्रभाव सभी के ऊपर समान रूप से नहीं पड़ रहा था या वह सुविधाएं सभी को समान रूप से नहीं मिल पा रही थी। इस तरह की कमियां जो हैं वो दिखाई दी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि क्योंकि सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी बहुत सारी नई चीज़ें और नए सारे चेंजेस लेकर आए थे, तो वर्कर्स को न्यू इम्प्रूव्ड जो कंडीशंस थी वो प्रोवाइड कराई गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि वहाँ का जो सोशल लाइफ था उसमें चेंजेस आए और लोगों ने क्या किया कि उन चेंजेस के साथ अपने आप को एडजस्ट करना और उनके साथ अपनी हारमोनी बना ली थी। और इस तरह से जो रशियन रिवॉल्यूशन था वो समाप्त हुआ और जो रशिया था वो ग्रो करने लगा। और फिर वहाँ पर जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी वो वहाँ पर सोशलिज्म के साथ मिलकर काम करने लगी और इस प्रकार से बहुत सारे डेवलपमेंटल
प्रोजेक्ट्स आए और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो यूएसएसआर था एक सोशलिस्ट कंट्री के रूप में उसने अपना एक इंटरनेशनल रेप्यूटेशन बना लिया था। तो इस तरह से एक सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ और विश्व पर उसने एक बेहतर प्रभाव डाला जिससे कि विश्व के अन्य देश भी उससे कुछ नई सीख पाए। तो इस प्रकार का हमारा ये चैप्टर था जिसका नाम था सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर था इसका एंड होता है और आप इस चैप्टर को अच्छे से जो इवेंट्स हैं उनको कनेक्ट करें, प्रीवियस पार्ट्स हैं उनको ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयत्न करें। थैंक यू।